चलिए आज हम लोग का बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। एक केमिकल काइनेटिक्स नाम ही एक केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का एक शाखा होता है जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर के बारे में पढ़ते हैं। किस दर से कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है इसकी जानकारी अध्ययन करते हैं जिस शाखा में, उस शाखा का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं, अभिक्रिया का दर यानी अभिक्रिया का वेग। किस वेग से कोई अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं, काल्पनिक समीकरण लेते हैं, कल्पना करते हैं कि कोई अभिकारक है R और कुछ समय बाद वो बन जाता है P। जैसे R लेने का क्या मतलब होता है, तो R का मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का हिंदी होता है अभिकारक। अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के होने के बाद फलस्वरूप जो मटेरियल बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं, उनको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। R और P क्यों लिए हैं ये पता चल गया। अब आप चाहते हैं A लेंगे, V लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा सो लीजिए। मैंने एक डेमो ले लिया है। यहाँ पे एक अभिक्रिया R है और बाद में वो क्या बन जाता है, P बन जाता है। चलिए इसका मैं दर ज्ञात करता हूँ, किस दर से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। दर का मतलब होता है बट्टा में समय। जब कभी भी दर की बात की जाती है तो बट्टा में समय आता है। तो ये अभिक्रिया कितने देर में संपन्न होती है, किस वेग से संपन्न होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इसकी सांद्रता की बात करता हूँ। जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को हमेशा किस में मापा जाता है, मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। इस तरह लिखिए या फिर मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिखिए। दोनों में कोई तरीका से आप लिख सकते हैं, केवल सांद्रता की बात कर रहा हूँ। अब अभिक्रिया की वेग कैसे मापी जाती है, तो इसको मापने से पहले मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपको कुछ लकड़ियाँ दे दिया जलाने के लिए। अभी आपके पास शुरुआत में लकड़ियाँ ढेर सारा है और आपके पास ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड और राख कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़े देर के बाद आप उसको जलाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा आपके पास लकड़ियाँ कम होगी और राख और धुआं ये सब मात्रा बढ़ते जाएगी। यानी कुछ समय बाद आपके पास ये रिएक्टेंट जो होते हैं अभिकारक वो कम होते जाते हैं और उत्पाद की मात्रा बढ़ते जाती है। तो अभिकारक जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। कम होने का मतलब निगेटिव होते हैं और उत्पाद हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो अभी क्यों इसको निगेटिव रखेंगे और क्यों इसको पॉजिटिव रखेंगे, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग या उसी को हम लोग कहते हैं दर। अभिक्रिया का वेग या फिर आप दर कह सकते हैं। अभिक्रिया का वेग का सबसे बढ़िया डिफिनीशन होता है कि अभिकारक में परिवर्तन की दर को, अभिकारक में कमी होती है तो अभिकारक में हुई कमी की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसको डिफिनीशन से आप बना सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है उसकी दर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, अभिक्रिया का वेग कहेंगे। अभिक्रिया के वेग को V भी कहते हैं, V एवरेज कहते हैं। तो ये देखिए परिवर्तन को हम लोग लिख लेंगे। शुरुआत में अगर रहता है अभिकारक 1 रहता है और कुछ समय बाद T1 समय में 1 रहता है, उसके बाद R2 हो जाता है कितना समय में, T2 समय में। तो समय में परिवर्तन जो होता है T2 माइनस T1, परिवर्तन जब भी लिया जाता है तो अंतिम में से शुरुआत को घटा दिया जाता है। और ये आपका अभिकारक में परिवर्तन कितना होगा, R2 माइनस R1। इस R2 माइनस R1 को एक पद में लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और R लिख दीजिएगा, मतलब R में परिवर्तन। और चूंकि सांद्रता की बात होती है तो सांद्रता को आप नोट कर लीजिएगा कि सांद्रता को कभी भी लिखा जाता है तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट बना के लिख दिया जाता है। तो चलिए अभिक्रिया का वेग का 2 डिफिनीशन होता है। कौन कौन से डिफिनीशन होते हैं। R में, R मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक में हुई कमी की दर को क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। अथवा प्रोडक्ट में वृद्धि होती है इसके दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो 2 डिफिनीशन से मैं यहाँ 2 फार्मूला जनरेट करके दे रहा हूँ। और डेल्टा मतलब परिवर्तन होता है। चलिए देखिए तो डेल्टा और यहाँ पास कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, सांद्रता ले रहा हूँ R और बट्टा में आप क्या लीजिएगा, डेल्टा T। और चूंकि R कमी हो रही है, कमी का मतलब निगेटिव हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगा देते हैं, हमेशा नेगेटिव लगा देते हैं। अथवा एक और डिफिनीशन होता है कि उत्पाद में वृद्धि के दर को
अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। तो उत्पाद में वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस ले लीजिएगा, और वृद्धि मतलब जितना वृद्धि हुआ तो उसको डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। ये हुआ आपका अभिक्रिया का वेग, इसको डिफाइन कर दिए। अब किसी अभिक्रिया को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, मतलब एक ओरिजिनल अभिक्रिया दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी तो एक काल्पनिक अभिक्रिया थी, एक ओरिजिनल अभिक्रिया आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिए सी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। इसमें किसी एक तत्व या यौगिक की सांद्रता आपको मालूम है तो आप अभिक्रिया का दर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन की सांद्रता शुरू में क्या है और बाद में क्या है, कितने समय में चेंजिंग हुआ, ये मालूम है तो आप इसका दर ज्ञात कर सकते हैं। अथवा ऑक्सीजन के गैस का जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ये मालूम हो तो भी, अथवा CO2 की सांद्रता अगर मालूम हो तो भी, तीनों में से कोई एक अगर आपको पता है तो आप इसका दर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया हूँ अभिक्रिया का दर कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। दर या वेग कहते हैं उसको, अभिक्रिया का दर या फिर इसी को हम लोग वेग कहेंगे, एवरेज औसत कहा जाता है। ये निकालने का एक तरीका होता है कि इसका कंसंट्रेशन, देखिए अभिकारक में हमेशा माइनस का इस्तेमाल करते हैं और उत्पाद में हमेशा प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये अभिकारक है कार्बन, तो डेल्टा और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन सांद्रता अब बटा में डेल्टा टी, ये माइनस कर दीजिए। अगर सांद्रता दिया हो, सांद्रता शुरू का और अंतिम का दिया हो तो घटा करके उसका परिवर्तन निकाल दीजिए, और शुरू में माइनस है तो माइनस रख दीजिए, और समय कितना दिया हो रख दीजिएगा, तो इसका कंसंट्रेशन आपका ये दर मिल जाएगा, अभिक्रिया का दर। या फिर आपको ऑक्सीजन का दिया हो तो ये भी तो इसी साइड है, अभिकारक के साइड है तो माइनस। अब ये रहा आपका डेल्टा और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2, और अपन क्या रहेगा, डेल्टा टी रहेगा। या फिर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एक और ऑप्शन देख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस साइड वाला उत्पाद वाला ले सकते हैं तो प्लस में लिया जाता है डेल्टा और CO2 अब बटा में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। ये एक नॉर्मल अभिक्रिया एग्जाम्पल पे समझाया हूँ। एक थोड़ा इससे भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड अभिक्रिया आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे अभिकारक अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, देखिए केमिस्ट्री में एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है। अगर आप एग्जाम्पल क्लियर कर लिए तो केमिस्ट्री आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और अपवाद केमिस्ट्री का मेन मूल मंत्र है, एग्जाम्पल और अपवाद पे फोकस कीजिए। देखिए अभिक्रिया की दर निकालने का एक ये अभिक्रिया पे देखिए, और जैसे अभी सीखे इतना ही सीख के बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीख लिए। सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है, जितना भी जानते हैं आप कम है, जहाँ से मिले सीख लीजिए, लपेट लो जितना लपेटना चाहते हो। तो एक अभिक्रिया देख लीजिएगा, ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस, दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो H2O बनता है। अब इसको मैं संतुलित कर ले रहा हूँ। संतुलित करने के लिए इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, 2 से किया हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 कर दिया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब इसका वेग आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन गैस 2 मोल है, 2 बार है, तब इसको आप कैसे कीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा और आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए इसका अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया का वेग यहाँ लिखने का क्या तरीका होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ये अभिकारक कोई भी लीजिएगा तो माइनस में माइनस और डेल्टा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और बटा में डेल्टा टी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें किस अंक से गुणा है, 2 से गुणा है, मतलब ये 2 बार है तो 1 का निकालना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या कर दीजिएगा 1/2, ये नहीं भूलना चाहिए। अथवा आप इसको भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं माइनस डेल्टा और ऑक्सीजन गैस की सांद्रता और बटा में डेल्टा टी, और इसमें कुछ गुणा नहीं है तो कोई भी डिवाइड नहीं किया। अथवा एक और ऑप्शन आपको मैं बता चुका हूँ कि इस साइड वाला प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो डेल्टा और प्लस में पहले रहेगा डेल्टा और H2O और बटा में डेल्टा टी, और इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए क्योंकि इसमें 2 से गुणा है। तो ये आप किसी एक का इस्तेमाल करके, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका इस्तेमाल करके आप अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन दे दिया होता है
तो जल की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए जल की सांद्रता में परिवर्तन मतलब ये वाला, हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन मतलब ये वाला। इसको और इसको इक्वेट करके आप इसके परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करेंगे थोड़ी देर बाद। इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तत्क्षणिक वेग क्या होता है, अभिक्रिया का तत्क्षणिक वेग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्क्षणिक। तत्क्षणिक मतलब एक छोटे से पल के लिए जो चेंजिंग हो रहा है, हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड, ये बहुत बड़ा समय हुआ। और माइक्रो में लेते 0.0001 सेकेंड, 0.002 सेकेंड, ये बहुत कम समय हुआ। और बहुत कम समय लगभग 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिएगा तत्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा तत्क्षणिक मिस्टेक हो रहा है, उसको मैं ऐसे लिख लूँगा, भी इंस्टेंटेनियस को शॉर्टकट में भी इंस्टेंटेनियस होता है, तत्क्षणिक वेग इक्वल टू होता है आपका। तो देखिए इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, मैं बता दूं तत्क्षणिक मतलब बहुत छोटे पल के लिए, और बहुत छोटे पल के लिए हमारा डेल्टा टी क्या हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है। तो जब डेल्टा टी बहुत कम समय के लिए, तो सांद्रता भी बहुत कम बदलेगा। तो डेल्टा टी लगभग 0 होता है। तो डेल्टा टी को हम लोग लगभग क्या लिख देंगे, डी टी, डी अब डी में कन्वर्ट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, और डेल्टा आर को लगभग डी आर कह देंगे, चाहे डेल्टा पी को डी पी कह देंगे। और मेरा तत्क्षणिक वेग भी इंस्टेंटेनियस तत्क्षणिक वेग मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम चीज़ वही रहेगा, माइनस, और डेल्टा के जगह पर केवल डी बन जाएगा। तो देख लीजिए डी और आर बटा डी टी, या फिर ये हो जाएगा प्लस में डी और पी और बटा में डी टी। अब ये आर और पी क्या है, शुरू में भी देखे थे, आर मतलब रिएक्टेंट होता है और पी मतलब प्रोडक्ट होता है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। आगे हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आपके 12th क्लास के बुक में चैप्टर 4 में दिया है केमिकल काइनेटिक्स में, कुछ न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इसके बाद का हम लोग का टॉपिक होगा कि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट।